नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? मूलचंद जी स्वागत आपका, अमरीन स्वागत आपका। कैसे हैं मीरा मीना, सुनील गुजर, लाधुराम जी चौधरी एंड समनदीप कौर, राकेश गोदारा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे आज के सेशन में हम रीट एसएसटी L2 मुख्य परीक्षा के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पाठ्यक्रम में एक यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और इसमें 3 टॉपिक टोटल बनते हैं। पहला बनता है राष्ट्रीय विकास, दूसरा बनता है राष्ट्रीय आय और मानव विकास। और इसी क्रम में आज हम जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ इस पर जो है वो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। अफसार खान कैसे हैं आप? जितेश कुमार स्वागत आपका, दिनेश चौधरी, शारन स्वागत आपका, कुलदीप स्वागत आपका, इंदु जी स्वागत आपका, और जितेंद्र जी, जया सैनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, पूनम स्वागत आपका। कैसे हैं आप? दक्ष नयन जाट कैसे हैं आप? वैश्वीकरण की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है। भैरूलाल जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? ममता गुजर स्वागत आपका, सुनीता सरिता आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस सेशन को देखने वाले विनोद जी और बाकी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं जो इसे ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी माध्यम से आप देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। विद्वान साथियों, इस सेशन को हम 2 भाग में करने वाले हैं। पहला तो हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। जैसे आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में पहला टॉपिक जो राष्ट्रीय विकास है इस पे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय की चर्चा बाद में करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कौन सा? राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास टॉपिक को भी हम 2 भागों में कर रहे हैं। पहला तो आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 है। हेलो, ओके, एक बार फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। बीच में आपको आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आई जिसके कारण जो है वो बिल्कुल सेल समाप्त हो चुके थे माइक के, इसलिए आपको आवाज में दिक्कत आई। और जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत जो है वो सेल चेंज कर दिए हैं और अब आप मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं। सोनू कुमार कह रहे हैं मैं बीएड सर जी, बीएड में हमारे पास हिंदी और भूगोल सब्जेक्ट था, तो क्या सेकंड ग्रेड में हिंदी पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सेकंड ग्रेड में एसएसटी से और हिंदी से दोनों से, यानी 2 अलग अलग जो है फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और आप 2 बार अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं अभी, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय विकास, इसको हम 2 भागों में कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 से, और कल हम इसको पढ़ेंगे
राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाएं, जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका राष्ट्रीय विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। और राष्ट्रीय विकास अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पंचवर्षीय योजना पढ़नी चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना हम पढ़ेंगे कल, जो एनसीईआरटी में तो नहीं दी गई है लेकिन हम अलग से उनको पढ़ेंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं और राष्ट्रीय विकास का बहुत गहरा संबंध है। तो वहां से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और राष्ट्रीय विकास की चर्चा करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th से। क्लास 11th एनसीईआरटी क्लास 11th और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है आपका राष्ट्रीय विकास 1950 से शायद 1950 के बाद का है इसके अंदर। तो आइए चर्चा करते हैं। आज 4 बजे वाली क्लास पे क्या है कि 2 दिन हो गए, कल भी 4 बजे वाली क्लास करने का प्रयास किया था, हो नहीं पाई थी। सुबह 12 बजे वाली क्लास भी थोड़ा सा टाइम सेट नहीं हो पा रहा है। जिस टाइम क्लास होती है उस टाइम कोई ना कोई समस्या आ जाती है, लेकिन बहुत ही जल्दी यानी कल वो सारी क्लासेस जो है होगी, कल सारी क्लासें होगी आपकी, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। देखिएगा पंचवर्षीय योजना सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि स्वतंत्र भारत ने देखा कि पूरे विश्व में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, अर्थतंत्र है। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी है पूंजीवादी। देखिए हम 1947 में आजाद होते हैं और 1950 में हमारा देश जो है वो संविधान को अपनाकर और एक गणतंत्र देश बनता है ना। 1947 के बाद 1950 में हमारा देश स्टेबल सरकार के साथ और गणतंत्र के रूप में अपने विकास के लिए, अपने विकास की ओर जो है वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार होता है, ठीक है। और जब भारत ने देखा कि पूरे विश्व की ओर, कि विश्व के बाकी देशों का विकास कैसे हो रहा है, तो इसने देखा कि विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था है, विश्व के बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत के अर्थशास्त्रियों ने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ नुकसान हैं, वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ हानियां हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ भी हैं तो पूंजीवादी के भी कुछ लाभ हैं। तो हमारे भारतीय अर्थशास्त्रियों ने समाजवादी के लाभ लिए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ लिए और दोनों को मिलाकर एक संयुक्त, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो अपनाई। और इसी अर्थव्यवस्था को जो है वो क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसको मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज को मुख्य बिंदु रखा जाता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों को मुख्य जो है वो रखा जाता है। यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी होगी वो जनता के लिए कार्य करेगी और उद्योगपतियों के लिए वो क्या करेगी, उद्योगपतियों का सहयोग नहीं करेगी। इससे आर्थिक विकास की गति धीमी होगी और देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगर हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है तो ये पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों का विकास करेगी और सामान्य जनता को इससे जो है वो लाभ नहीं होगा। लेकिन इन दोनों अर्थव्यवस्था के अवगुणों को त्यागते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो अपनाई गई है, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में आयोजन का गठन हुआ। आयोजन यानी योजना आयोग का गठन हुआ, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती है तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। योजना आयोग के गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग 15 मार्च 1950 से जो है प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो स्थापना कब की गई थी, 15 मार्च 1950। देखिए एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिटेल में दे नहीं रखा है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, इसीलिए हम कल जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो पंचवर्षीय योजना बनाई ही नहीं गई। हमारी सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को
बंद कर दिया। 2017 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। इस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। आज हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और कल हम जो है वो टॉपिक के अनुसार पढ़ेंगे, जहां पर तथ्यात्मक क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं कब आई, पंचवर्षीय योजनाओं को कौन लेके आया, पंचवर्षीय योजनाओं का विकास कैसे हुआ, कौन सी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से विकसित हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले बंद कर दी गई, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि अपने अनुमानित आंकड़ों से ज्यादा प्रॉफिट कम यानी जो है वो जीडीपी को छू पाई। इस प्रकार के बहुत सारे तथ्यात्मक क्वेश्चन जो बनते हैं वो एनसीईआरटी से नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। जहां हमें टॉपिक एनसीईआरटी से मिलेगा वहां हम पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। पहली वरीयता हमारी एनसीईआरटी और आरबीएसई को है, इसके बाद दूसरी वरीयता है हमारी बाकी अलग तरीके से पढ़ने की। तो इसीलिए हम जो है सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 11th क्लास का 2 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था, तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ विशेष रणनीति तथा लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्य देखिएगा, जैसे उच्च संवर्धी दर, यानी देश के अंदर जो है उच्च संवर्धी दर को प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा लक्ष्य जो था वो था अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। तीसरा था आत्मनिर्भरता, यानी देश को आत्मनिर्भर बनाना। और चौथा था सामाजिक समानता। ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं जो कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के थे। देश में समृद्धि बढ़ाना, समृद्धि का अर्थ क्या है, सामान्य जनता के जीवन स्तर को उच्च करना, सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, यानी मॉडर्न तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, अर्थात हमारे देश को संसाधनों के तौर पर, आवश्यक वस्तुओं के तौर पर, जिसके लिए हम दूसरे देशों पर आयात के लिए निर्भर रहते हैं, उसके लिए क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, और सामाजिक समानता पैदा करना, जिससे कि समाज में सबके साथ जो हो एक जैसा व्यवहार हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल चर्चा करेंगे। देखो, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे आप आज चर्चा करें। कल मैं आपको कह रहा हूं कि हम योजना आयोग, मैंने सेशन शुरू होने ही पहली बात यही कही कि योजना आयोग की बात हम और पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा हम कल करेंगे, तो वहां पर आप सारे क्वेश्चन रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। समृद्धि क्या होती है? समृद्धि से तात्पर्य है देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, जैसे कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होना, अर्थात उत्पादक पूंजी या सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का वृद्धि, स्टॉक और उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? समृद्धि कहलाता है। सकल घरेलू उत्पादन किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का संकेतक होती है। कोई भी देश है, अगर आप किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानना चाहते हैं, अगर आप किसी देश की स्थिति को जानना चाहते हैं कि ये देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो आप उस देश की जीडीपी को देख लीजिए। अगर जीडीपी किसी देश की अच्छी है तो ये मानिएगा कि उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी नहीं है तो वो देश जो है, जैसे पाकिस्तान की अगर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय देखोगे तो वो बहुत ज्यादा निम्न है, और भारत की ठीक है, अमेरिका की देखोगे तो वो हमसे भी ज्यादा ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी जीडीपी होगी, प्रति व्यक्ति आय होगी, आपके देश की स्थिति उतनी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। जीडीपी को हम अलग से पढ़ेंगे, जीडीपी का अलग से टॉपिक है हमारा, उसमें उसको और विस्तार से पढ़ेंगे। जीडीपी का अर्थ क्या होता है, सामान्य भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, कुल वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही क्या है? जीडीपी है। इसे चॉकलेट या केक के टुकड़े के उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपका जन्मदिन है, ठीक है, और आपके जन्मदिन पर आपने 10 किलो का केक बनवाया। आपका जन्मदिन है,
और आपके जन्मदिन पर आपने 10 केजी का केक बनाया, तो केक बड़ा बनेगा। केक क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और जितना ज्यादा बड़ा केक होगा वो उतने ही ज्यादा लोगों में बंट सकता है। जैसे घर पर 50 मेहमान आ गए और केक बनाया आपने 1 केजी का, तो फिर छोटे छोटे टुकड़े पांति आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना, मेहमानों का केवल मुंह मीठा ही हो पाएगा। आपने केक तो बनाया 1 केजी का और मेहमान आ गए क्या? ज्यादा, तो फिर केक कम पड़ जाएगा। लेकिन केक आपने ज्यादा बनाया, मेहमान भी अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ज्यादा ज्यादा केक आप दे सकते हो। तो आप जीडीपी को चॉकलेट या केक से समझ सकते हो कि जितनी ज्यादा आपके पास चॉकलेट के टुकड़े होंगे वो उतने ही ज्यादा लोगों में बंट सकते हैं। और जितना ज्यादा चॉकलेट बड़ा होगा या केक बड़ा होगा उसका साइज भी तो ज्यादा पांतिया होगा। नहीं समझे कि नहीं समझे आप? जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी प्रति व्यक्ति आय भी उतनी ही ज्यादा होगी। जीडीपी कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, ये कहना चाहता है ये। ठीक है, जीडीपी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में उपयुक्त 3 क्षेत्र सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग योगदान होता है। कुछ में सेवा क्षेत्र का, कुछ में कृषि क्षेत्र का और कुछ में सर्वाधिक योगदान होता है। देखो जीडीपी के 3 क्षेत्र होते हैं, है ना, जीडीपी के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है एक, तो द्वितीयक क्षेत्र होता है आपका, और तृतीयक क्षेत्र होता है। ये 3 क्षेत्र होते हैं। जैसे भारत की जो जीडीपी है, अगर आप 1950 के करीब की बात करोगे, 1950 में भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो था वो प्राथमिक क्षेत्र का था। वर्तमान में 2022 में अगर आप देखते हो तो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है। और वास्तव में किसी देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका होना चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र का होना चाहिए, द्वितीयक क्षेत्र का होना चाहिए, या तृतीयक क्षेत्र का होना चाहिए? एक अच्छे डेवलपमेंट जो देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र का होता है। अगर किसी देश की जीडीपी में तीसरे क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है तो वो देश का प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र बहुत अच्छा विकसित होगा। लेकिन अगर किसी देश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि सेकेंडरी और थर्डरी जो क्षेत्र है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया और वो देश अभी विकसित नहीं हुआ है, विकासशील देश है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादकों द्वारा नई तकनीकी को स्वीकार किया जाता है। नई तकनीकी का प्रयोग ही आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। ये एनसीईआरटी कक्षा 11 चैप्टर नंबर 2 का सार है आपके सामने। ठीक है, सार जो उसमें से निकल सकता है, टॉपिक वाइज हमने निकालने का प्रयास किया है। आप चाहें तो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 पढ़ के चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुरानी बीजों की बजाय नए उन्नत बीज का प्रयोग करना, यह क्या है? आधुनिकीकरण है। आज आप 2022 में जी रहे हैं और अगर आपके पास नोकिया 1100 फोन है, नोकिया 1100 फोन देखा होगा, शायद आप में से कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। लेकिन आज अगर आपके पास साधारण कीबोर्ड वाला फोन है तो आप आधुनिक नहीं हैं। आपके पास आज के समय में टच स्क्रीन फोन होना चाहिए, स्मार्टफोन, वो भी 4G और 5G वाला। यही आधुनिकीकरण है। यही क्या है? आधुनिकीकरण है। आज हम 2022 में घर बैठे पढ़ रहे हैं, आज हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। आज ये आधुनिकीकरण ही तो है। एक समय था जब खेत में किसान को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, फसल कम होती थी। आज वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे बीज बनाए, संकर बीज बनाए, मिक्स करके बीज बनाए और कम समय में ज्यादा पैदावार और कम मेहनत में ज्यादा पैदावार होने लगी है ना। तो यही क्या है? आधुनिकीकरण है।
इसका अर्थ केवल नई तकनीक के प्रयोग से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि राष्ट्र की वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में भी परिवर्तन है। जैसे महिलाओं को सम्मान अधिकार दिया जाना। एक समय ऐसा था कि महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, बस घर के काम करो और घर पे ही रहो। फिर धीरे धीरे घर से महिलाएं बाहर निकली, है ना, अपने मोहल्ले में जैसे कोई छोटा व्यवसाय करना, सिलाई का कार्य करना, पापड़ बनाना। आज आधुनिक युग में महिलाएं जो है वो देश को संचालित करती हैं, राज्यों को संचालित करती है, बड़ी बड़ी जो है वो आईटी कंपनियों का संचालन करती है, आरएस आईएएस के पद पर कार्य करती है। तो ये क्या है? ये आधुनिक सोच ही तो है। ये क्या है? आधुनिकीकरण तो है। परंपरागत समाज में महिलाएं केवल घरेलू कार्य करती थी, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर प्राप्त होने लगे हैं। आधुनिकीकरण समाज को सभ्य और संपन्न बनाता है ना। और तीसरा है आत्मनिर्भर बनाना। कोई भी समाज आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीर करने के दो रास्ते हैं। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, समृद्धि और आधुनिकीकरण को करना है, तो इसके दो रास्ते बताए गए हैं। पहला है क्या? अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग करना, कि हम अन्य देशों से प्रोडक्ट मंगा लें जो हमारे देश में नहीं बन रहे हैं, उनका हम इंपोर्ट कर लें, दूसरे देशों से मंगा लें। या फिर हम क्या करें कि अपने ही देश में संसाधनों का उपयोग करें, स्वयं के साधनों का उपयोग करें। इसके एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसे आज से 10-15 साल पहले। तो जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं कि जब 2010 की बात है और मेरे पास जो था वो जैकेट नहीं था। जैकेट होता ना, ऐसे ब्लेजर पहनते। तो मुझे पता चला कि मुझे जो है वो लड़की वालों के यहाँ लड़की देखने जाना है। घर वालों ने मुझे कहा कि भाई हम कल जो है वो संडे के दिन लड़की देखने जाएंगे, तो ऐसे ठीक ठाक तैयार हो जाना, ऐसे सेविंग वेविंग करवा लेना। लेकिन अब मेरे पास 2010 की बात थी, बेरोजगारी थी, अभी भी हालांकि ज्यादा है नहीं, लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई ऐसे कोट नहीं था। और उस टाइम कोट का क्या था, बड़ा चलन था कि अगर ऐसे कहीं जाना है, अगर कोट पहन के जाए ना तो बड़ा ऐसे थोड़ा रोब पड़ता है। तो गर्मियों का मौसम था, है ना, ज्यादा ऐसे सर्दी नहीं थी, नॉर्मल सा मौसम था। और मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको फोन किया पहले दिन कि यार भाई कल ऐसे ऐसे जाना है और मेरे पास कोट नहीं है, तेरे पास कोट है, तू मुझे कोट देगा क्या उधारा? उसने कहा यार कोई बात नहीं, ले लेना। तो मैं फिर अपने दोस्त से कोट लेके आया और कोट पहन के गया। मुझे याद है, ये उदाहरण है किसका? इसका उदाहरण है ये कि अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आयातित कर लो। अगर आपके पास नहीं है कोई चीज, भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास नहीं है, तो हम दूसरे देशों से खरीद लेते हैं। खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? खरीदते हैं ना भाई। अपने दोस्त से मांग के काम चला लो, आपके पास नहीं है तो, या दूसरे देश से खरीद लो, उधारा ले लो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा कर सकते हैं, आधुनिकीकरण कर सकते हैं। और फिर जब हम सक्षम हो जाएं तो स्वयं के साधनों का भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो इतना नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसे बहुत होता था। दोस्त के जूते मांग लाए, पैंट मांग लाए, शर्ट मांग लाए, है ना। और हम जब पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तब तो हम लोगों के ही ज्यादातर वस्त्र पहनते थे। किसी के रूम में जाके सिर पे तेल लगा लिया, है ना, खुद के रूम में तेल नहीं है, किसी की साबुन लेके चले गए नहाने के लिए, है ना, किसी के रूम में जाके क्रीम लगा ली मुख पर, जूते किसी के पहन के चले गए। तो पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था। आजकल क्या कि थोड़ा सा उतना प्रेम जो है वो कम हो रहा है ना, दिखाई नहीं देता है समाज में। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 7 पंचवर्षीय जो योजनाएं थी, यानी पहली पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर और 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भर बनना। हमारी जो प्राथमिक 7 पंचवर्षीय योजनाओं थी, उनमें मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया था? उसमें मुख्य रूप से बल दिया गया था
आत्मनिर्भर बनाना। देखो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य रूप से कृषि पर जोर दिया गया। भारत आजाद हुआ 47 में और भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या के लिए अन्न की व्यवस्था कैसे करें। इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या के लिए अन्न की व्यवस्था कैसे करें, लोगों के भूख मरने की कंडीशन थी। तो ऐसी स्थिति में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं 7 पंचवर्षीय योजनाएं तो जो थी वो, उनमें से 3 जो शुरुआती 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका तो मुख्य लक्ष्य ही था क्या, कृषि को विकसित करना। और पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान कृषि पर दिया गया था। किस पर दिया गया था, कृषि पर दिया गया था। और एक बार जब हम कृषि में आत्मनिर्भर बन गए, हमारे सरकारों को लगने लगा कि अब हमारे पास पर्याप्त अन्न पैदा होने लगा है, तब जाकर सरकारों को थोड़ा चैन आया। क्योंकि कोई देश में अगर भोजन की कमी हो जाए भाई, तो फिर बचेगा क्या, भूखमरी आ जाएगी ना, क्या आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। अन्य राष्ट्रों ने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं जिनका स्वयं उत्पादन हो सकता है उनका आयात हतोत्साहित किया और इस नीति में मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन में हमारी अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता को हमने कम कर लिया। और यह आवश्यक थी, एक नए स्वतंत्र देश के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, क्योंकि इस बात का भय रहता है कि अन्य राष्ट्र पर हमारी निर्भरता हमारी संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है। आप अभी अभी मान लीजिए, कई बार क्या है कि हम अलग होते हैं अपने परिवार वालों से। ये जैसे अभी अभी हम 1950 में एक नए देश बने हैं, 1947 में हम आजाद हुए, 50 में हमने संविधान लागू किया, और हम इतनी हमारी स्थिति खराब हो जाए कि हम अनाज भी दूसरे देश से मांगे, तो ये हमारी देश की संप्रभुता के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमारे देश के नेताओं ने पहली जो योजना थी पंचवर्षीय 1951 से 56 तक की का, मुख्य रूप से कृषि पर जोर दिया और कृषि के क्षेत्र में देश को क्या बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। फिर आती है समानता की बात। समानता के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने सक्षम नहीं है। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीब तबके तक नहीं पहुंचती है तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी अभी जो बच्चे जुड़े हैं उनको बता देता हूं, रीट मुख्य परीक्षा SST लेवल 2 के लिए, है ना, जो बच्चे SST से तैयारी कर रहे हैं लेवल 2 की, उनके लिए हम एक टॉपिक है आपके SST में आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था, और टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें हम राष्ट्रीय विकास टॉपिक को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हम कहां से पढ़ रहे हैं, हम NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। 4 बजे वाली क्लास कल होगी आपकी, कल होगी 4 बजे वाली क्लास। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर यह कहा गया है समानता क्यों जरूरी है। यहां कहा गया कि अगर कोई देश आधुनिकीकरण और समृद्धि और आत्मनिर्भरता को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसके गरीब लोगों तक, उसके सामान्य लोगों तक, आखिरी व्यक्ति तक जो है इसका फायदा नहीं पहुंचे। मान लीजिए दिल्ली मुंबई इतने ज्यादा विकसित हो रहे हैं और हमारे गांव आज भी पिछड़े हुए हैं, तो हम पूर्ण रूप से तो विकसित नहीं कहला पाए। आज भी भारत जो है वो विकासशील देशों में ही आता है, आज भी भारत जो है विकासशील देशों में ही आता है। ये सारे क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज हम NCERT से पढ़ रहे हैं बलराम जाट जी, कल हम आपको योजनाएं पढ़ाएंगे। वैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो महानोलोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, है ना। अतः समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की जो है वो सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे कि आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के वितरण में असमानता में कमी आए। ठीक है, इसके बाद देखिए कृषि। 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंशदान कितना था, 59% था। कितना था 1951 में, हमारी जो GDP है उसमें कृषि का यानी कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र का
59% योगदान था। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि ही आजीविका का साधन थी। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रही। अतः नियोजकों ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो हमारी कृषि का बहुत बुरा हालत था, उसमें कोई भी विकास जो है वो नहीं किया गया। अब देखिए कृषि की भूमिका क्या है। कृषि की भूमिका राष्ट्रीय आय में हिस्सा है, इसका रोजगार में इसका हिस्सा है, क्योंकि भारत की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही आश्रित है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय आय की क्लास नहीं है ये है राष्ट्रीय विकास की क्लास। किसकी है ये? राष्ट्रीय विकास की क्लास है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय पर भी पढ़ेंगे हम, आगे चलेंगे तब। और औद्योगिक विकास के लिए भी क्या है? ये आधार है। कृषि उद्योगों के विकास के लिए आधार है। विदेशी व्यापार की इसमें बहुत ज्यादा महत्ता है। घरेलू उपभोक्ता में महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। भारतीय कृषि के सामने कौन कौन सी समस्या है? पहले सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो सामाजिक वातावरण जो है उसमें बहुत ज्यादा समस्या है कि आज भी हम प्राचीन पद्धतियों से जो है कृषि कर रहे हैं, हमारी कृषि में आधुनिकता नहीं है। दूसरा देखिएगा, दूसरा भूमि पर जनसंख्या का दबाव है। भूमि पर हमारे देश के अंदर क्या है? भूमि तो हमारे पास विश्व की बहुत कम है और जनसंख्या हम जनसंख्या में तो दूसरे नंबर पर आ गए हैं ऑफिशियल तौर पर। वैसे तो हम वन नंबर पर भी हो सकते हैं। और अगर हम जनसंख्या के भूमि के तौर पर देखें तो हम जो है वो क्या है? भूमि के तौर पर देखें तो हम कहीं 7वें नंबर पर आते हैं। यानी हमारी जो भारत की जो क्षेत्रफल है उसके मुकाबले में इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो भारत की जनसंख्या ज्यादा होना भी हमारे लिए क्या है? कृषि की एक समस्या है। निर्वाहित कृषि या भूमि का अवक्रमण, हमारे यहाँ ज्यादातर निर्वाह कृषि होती थी, है ना। अगर हम आप 1950, 60, 70, 80 के दशक में देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा निर्वाह कृषि होती थी। निर्वाह कृषि कौन सी होती है? जिसमें हम अपने पेट भरने के लिए कृषि करते हैं कि खेत में बाजरो बो लियो, मूंग बो लिया, मोठ बो लिया और बस आप घरे गिर लिया। अब टेंशन फ्री। कनाडा लोग क्या सोचता क्या? पेट भरना चाहिए। घर में अगर अनाज है, नहीं घर में अनाज यहाँ लोग 10-10, 15-15, 20-20 बोरी अनाज की आपके कंधे रखता ताकि दिक्कत नहीं आवे, क्योंकि मूल आवश्यकता भोजन ही होती है। पहला कोई फोन तो होगा नहीं, रिचार्ज कराना पड़ेगा, डिश को रिचार्ज कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, बस भोजन ही मुख्य आवश्यकता थी। तो जनरली लोग क्या करते थे? जनरली जो लोग थे वो क्या करते थे? निर्वाह कृषि करते थे। फसलों को नुकसान होता था, है ना। कोई बीमारी आ जाती थी, टिड्डी आ जाती थी, कातरा आ जाता था, तेलिया आ जाता था। ऐसे बहुत सारे जो है वो कीटाणु, जीवाणु और रोग जो है वो कृषि को क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। क्या कर देते थे? नष्ट कर देते थे। और देखिए संस्थागत समस्या भी थी। सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति थी। भारतीय कृषि में सुधार नहीं हो पा रहा था। साख और बाजार की कमी थी। कोई भारतीय किसानों को उधार नहीं दे रहा था। साख और बाजार की सुविधाओं का अभाव था। जोतों का आकार भी क्या था? सीमित था। भारत में जो जोत है, कृषि जोत, उनका आकार भी बहुत ज्यादा छोटा है, यानी छोटे छोटे किसान हैं। अमेरिका के अंदर आप अगर टीवी देखते हो तो डिस्कवरी वगैरह पर और नेशनल ज्योग्राफी पर अमेरिका की कृषि दिखाते हैं, जहां बड़े बड़े खेत होते हैं। सारे किसान मिलकर पूरी भूमि को एक बनाते हैं और मशीनों से जो है वो मॉडर्न तरीके से जो खेती की जाती है। और हम भारत में क्या है? घर में 10 बीघा खेत है और 5 भाई है, और वो जब नारा होगा तो 5 भाई क्या करेगा? 10 बीघा खेत ने 2-2 बीघा में बांट लेगा। अब एक भाई के 2 बीघा खेत पांतिया होगा, वो 2 बीघा में क्या कृषि? वो तो कृषि जोतें हमारी क्या है? छोटी हैं। तकनीकी समस्याएं भी है हमारे यहाँ। उत्पादन की अप्रचलित तकनीक है, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, फसलों का अनुकरण है। 1950 से 1990 की अवधि के दौरान कृषि की कौन कौन सी नीतियां थी? तो भूमि सुधार में क्या किया गया? मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया।
भूमि सुधार में मध्यस्थ जो होते थे उनको हटाया गया, लगान के लिए नियम बनाए गए, भू सीमा का निर्धारण किया गया, यानी जो खेत थे उनका निर्धारण किया गया, जोतों की चकबंदी की गई, सहकारी खेती पर जो है जोर दिया गया, मिलकर खेती करने पर जोर दिया गया, प्रौद्योगिकी में सुधार किया गया जिसमें हमने जो है उन्नत बीजों का उपयोग करना शुरू किया, है ना, और रासायनिक खाद का उपयोग करना शुरू किया, कीटनाशकों का उपयोग शुरू करना किया। ये क्या है, भारतीय कृषि में 1950 से 1990 के दौर में किए जाने वाले क्या है, सुधार हैं, जिन सुधारों को अपनाकर हमने कृषि की कुछ हद तक स्थिति को ठीक करने का जो है वो क्या किया है, प्रयास किया है। इसके बाद सामान्य सुधारों की बात करें तो सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ है, संस्थागत साख का प्रावधान हुआ है, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हुआ है, कृषि मूल्य नीति में जो है वो विस्तार हुआ है, हरित क्रांति आती है। इसके बाद भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाली बीजों यानी उच्च क्वालिटी के जो बीज है एवं रासायनिक खादों व नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप है। हरित क्रांति की दो अवस्थाएं थी, यानी हरित क्रांति ने क्या किया, भारतीय कृषि में बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन लाया, जिसमें मुख्य रूप से संकर बीजों का यानी उच्च क्वालिटी वाले बीजों का उपयोग करना शुरू हुआ, प्लस रासायनिक खादों को जो है वो प्रयोग करना शुरू किया गया। क्या पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे? क्या पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है? आपकी सूचना के लिए बता देता हूं कि मात्र 3 टॉपिक ही बचे हैं, 3 या 4 टॉपिक ही बचे हैं, बाकी पूरा अर्थव्यवस्था हमने करवा दिया है। आपको आपकी 3 यूनिट अर्थव्यवस्था की हमने पूरी करवा दी है। आप गीता जी रोज आते नहीं हो क्लास में, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, इसलिए रोज आओ और पुराने वाली क्लास से भी देख लो। अर्थव्यवस्था की 3 यूनिट बची है। इस नेक्स्ट वीक आपकी अर्थव्यवस्था का पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक खत्म कर देंगे। बचे हुए 3 टॉपिक है ना जो आपके बचे हुए हैं अर्थव्यवस्था के, वो भी अपने नेक्स्ट वीक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए अर्थव्यवस्था, एक तो प्रथम अवस्था तो 60 के दशक से 70 के दशक के बीच थी और दूसरी अवस्था 70 से 80 के दशक यानी 1960 से 1970 तक की पहली अवस्था थी और 1970 से लेकर और 1980 के बीच की दूसरी अवस्था थी। 2 अवस्था थी हरित क्रांति की। हरित क्रांति की विशेषता क्या थी? उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग करना। इसमें उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, यानी किसानों को नए बीज दिए गए जो कम लागत पर या कम पानी में ज्यादा जल्दी पैदावार कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देखें। प्ले लिस्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, और इसके अलावा दूसरी प्ले लिस्ट है एसएसटी, रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सभी टॉपिक की पीडीएफ टेलीग्राम पे है। सिंचाई की व्यवस्था की गई और कीटनाशकों का उपयोग किया गया इसमें, ठीक है। हरित क्रांति के प्रभाव क्या हुए? हरित क्रांति से विक्रय अधिशेष की प्राप्ति हुई, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बना, यानी बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो स्टॉक हो गया खाद्यान्न, यानी हमने इतना अनाज पैदा किया कि हमने अपने गोदामों को भर लिया ताकि विपत्ति के समय हम उनका क्या कर ले, प्रयोग कर ले। निम्न आय वर्गों को लाभ हुआ, जिनकी आय कम थी उनको भी लाभ हुआ। हरित क्रांति की सीमाएं थी कुछ, जैसे कुछ लिमिटेशन भी थी, खाद्य फसलों तक सीमित थी ये। इसमें सबसे ज्यादा गेहूं पर ही प्रभाव पड़ा, है ना। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ा? गेहूं पर, गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। रीट के नोट्स मिल रहे हैं यार, आप क्लास में आओ तो सूरी डेली, पहले दिन आप आते हो और आते ही नोट्स ही मांगते हो, पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। सीमित क्षेत्र, यानी इसका क्षेत्र सीमित था और किसानों में असमानता थी। किसानों की आर्थिक सहायता देखिए कैसे की जाएगी, कृषि सब्सिडी से पर्याप्त किसानों को मिलने वाली सहायता से, दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगतों की पूर्ति करना। पक्ष में कुछ तर्क थे कि किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसके पक्ष में कि भारत के अधिकांश किसान गरीब है, सब्सिडी के बिना वे आवश्यक आगतें नहीं खरीद सकते। यानी जब देखो इसमें
सरकार ने किसानों को कुछ सब्सिडी दी और इसके पक्ष में कुछ विद्वानों ने तर्क दिए, इसके विपक्ष में कुछ विद्वानों ने तर्क दिए। पक्ष में ये कहा गया कि भाई देखो किसान गरीब आदमी है, अब खेती जब करता है, जब खेत बोता है तो उसको बीज के लिए, ट्रैक्टर के लिए, रासायनिक खादों के लिए, कीटनाशकों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? सब्सिडी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सहायता को समानता को समाप्त कर देना में पता, अमीर व गरीब किसानों के मध्य समानता बढ़ जाएगी, ये भी बात ठीक है। विपक्ष में तर्क क्या है? उच्च पैदावार वाली तकनीक का मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला, अतः कृषि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए और एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा देती है। उद्योग का महत्व देखिए, उद्योग से रोजगार का सृजन होता है, उद्योग से कृषि का विकास होता है, उद्योग से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता है, उद्योग से श्रम की अधिक उत्पादकता होती है, उद्योग समृद्धि के लिए अधिक सक्षम है, निर्यात की अधिक मात्रा की कुंजी है ये, और आत्मनिर्भर विकास को उन्नत करता है। कौन? उद्योग। और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा भी देता है। औद्योगिक नीति कब बनी हमारी? 1956 में। भारत का औद्योगिक संविधान जो है उसकी विशेषताएं देखते हैं, यानी सीधा सीधा कहें कि औद्योगिक नीति 1956 की क्या विशेषताएं हैं? इसे भारत का औद्योगिक संविधान भी कहते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसे भारतीय उद्योग का संविधान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आगत क्या होती है? आगत यानी आमदनी। आगत का अर्थ है कि आप किसी चीज को कैसे लेके आओगे। किसान है वो बीज कैसे लेके आएंगे, किसान है वो बिना सब्सिडी के अपने घर में रासायनिक खाद कैसे लेके आएंगे। आगत यानी आना या लाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। उद्योगों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 3। देखिए, प्रथम श्रेणी में 17 उद्योग रखे गए। प्रथम श्रेणी में वे 17 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए हुआ था। तो प्रथम श्रेणी में कितने उद्योग रखे गए थे? 17। द्वितीय श्रेणी में 12 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में की गई थी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका में रहा। और तीसरे क्षेत्र में उपरोक्त 1 और 2 श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त जो अन्य उद्योग बच गए वो तीसरी श्रेणी में जो है छोड़ दिए गए। औद्योगिक लाइसेंस, देखो निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस देना आवश्यक बना दिया। हमने आपको पढ़ाया था जब हम उदारीकरण पढ़ा रहे थे, आपको हम जब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे चर्चा की थी कि 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी और उसमें बहुत सारे प्रतिबंध थे निजी उद्योगों के लिए। और अगर कोई निजी उद्योग होता था तो उसे एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद जो है वो औद्योगिक लाइसेंस मिलता था। तो इसी प्रकार की बात यहां कही गई है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग यानी निजी क्षेत्र में उद्योग को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया गया। लघु उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिक शांति में कमी आई, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी? मजबूत औद्योगिक आधार का सृजन किया गया, आधारभूत ढांचे का विकास किया गया, पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया गया, बचतों को गतिशील बनाना व विदेशी विनिमय के लिए उपयोग करना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए और आय व धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए जो है प्रयास किए गए, रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए गए कि ज्यादा से ज्यादा हमारी आयात की जो वस्तुएं हैं उनके पे हम ध्यान दें और उनको पुनः निर्यात या बाकी अन्य कामों में यूज लें। लघु स्तरीय उद्योगों की भूमिका क्या रही भारतीय अर्थव्यवस्था में? हम पढ़ रहे हैं कि उद्योगों की क्या भूमिका थी अर्थव्यवस्था में। सर पूरे नोटिस मिल जाएगा ओनली। क्या कह रहे हो यार भारत सिंह, क्या कहना चाहते हो आप ये कहना चाहते हो कि नोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको? तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे और हर सेशन के नोट्स मिलेंगे। जो जो सेशन हम कंप्लीट करते जाएंगे उन सब के आपको नोट्स मिलते जाएंगे।
आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां से अब तक जितने भी क्लासें हमने की है सबके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप क्लास में ध्यान दें। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, कह दिया। इसमें जितने भी कमेंट है, अब मैं कमेंट का जवाब क्या दूं? आप में सबसे ज्यादा जो कमेंट है वो या तो यह है कि पूरा कराओगे कि नहीं करवाओगे, नोट्स दोगे कि नहीं दोगे। आप में से कोई ये नहीं पूछ रहा है। एक आधा बच्चा ही है जिसने कोई बात पूछी है टॉपिक से संबंधित बातें पूछते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। नोट्स तो मिलेंगे ही, और आप थोड़ा धैर्य भी रखा करें। क्लास में आए, पूरी क्लास देखें, एक दो क्लास और देखें। और जहां आप YouTube पे पढ़ रहे हो ना, आप निश्चित कर लो कि हिंदी मुझे इस YouTube चैनल से पढ़नी है, संस्कृत मुझे या यहां से पढ़नी है, SST यहां से पढ़नी है, या ये टॉपिक मुझे यहां से पढ़ना है। भटको मत, भटकने का कोई फायदा नहीं है। पहले 3-4 दिन क्लासें देख लो आराम से, फिर आपको विश्वास हो जाए तो कंटिन्यू क्लास लीजिए। सब कुछ मिलेगा, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। हमारे सारे नोट्स, हमारी सारी क्लासें बिल्कुल शुल्क मुक्त है, आपको एक पैसा कहीं देना नहीं पड़ेगा। तो बस आप धैर्य बना के पढ़ते रहिए, और जो भी समस्या हो आप हमसे बताते रहिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमारा उद्देश्य ही आपका सहयोग करना है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे, आपको नोट्स भी सब कुछ देंगे। बट आप धैर्य रखकर अपने मन को टिकाकर, जीने लगाकर पढ़ना तो शुरू करो। पढ़ाई से ही सफलता मिलेगी, नोट्स से सफलता कौन मिले? नोट्स तो मैं थाना सारा दे दूंगा, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन सफलता थाना कद मिलेगी जब थे जी लगा के और ढंग से पढ़ाई करागा जब। ठीक है। अब देखो, लघु स्तरीय जो उद्योग थे उन्होंने श्रम प्रधान तकनीक अपनाई, जिसमें मेहनत ज्यादा हो, सब रोजगार को इन्होंने महत्व दिया। कम पूंजी के प्रधान उद्योग, यानी ऐसे उद्योग इन्होंने स्थापित किए जिसमें पैसा कम लगे, ऐसे उद्योगों को इन्होंने महत्व दिया। आयात प्रतिस्थापित उद्योग स्थापित किए, निर्यात को बढ़ावा दिया इन्होंने, आय का समान वितरण किया गया, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी उद्योगों का विकेंद्रीकरण यानी बड़े बड़े स्तरों उद्योगों को बांटा गया, है ना, और ज्यादा जो क्षेत्रों में उद्योगों का प्रसार किया गया, बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार बनाया गया इनको, और कृषि का विकास हुआ। अब देखिए, लघु स्तरीय उद्योगों की कुछ समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे एक तो पैसे की समस्या है, वित्त की समस्या है कि पैसा कहां से लेके आए उद्योग लगाने के लिए, कच्चा माल कहां से लेके आए, बाजार की समस्या है कि बना हुआ माल बेचे कहां पर, अप्रचलित मशीन और संयंत्र, पुरानी टेक्नोलॉजी के मशीन है और जो मशीनें हैं उनको अपग्रेड कैसे करें। ठीक है। प्लस निर्यात क्षमता का अल्प होना, यानी अल्प होना, अल्प शब्द था ये, अल्प होना, और तानाशाही बाधाएं, यानी कुछ जो है, जैसे मान लीजिए कि हर उद्योग में, हर क्षेत्र में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो तानाशाह की तरह हैं, जो बाकी उद्योगों को पनपने नहीं देते हैं। ये होते हैं मार्केट में कंपटीशन, इतना ज्यादा है। अब इनके नोट्स कैसे बनाए यार? ये अब कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं आप, ये नोट्स ही तो है। अब और इसके क्या नोट्स बनाओगे आप? किताब पढ़ के देख लेना। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हम एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। क्लास एनसीईआरटी 11th का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नामक किताब है, एनसीईआरटी में लगती है, चैप्टर नंबर 2 है। आप चैप्टर को उठाओ, ये चैप्टर के नोट्स ही बनाए गए हैं, घंटों लगते हैं इन नोट्स को बनाने में। और अब आप कह रहे हो कि सर नोट्स कैसे बनाएंगे? अब और क्या बनाओगे नोट्स? व्यापार नीति या आयात प्रतिस्थापन क्या है, आइए समझते हैं इसको। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? आयात कम कर देना, जितना ज्यादा हो सके हमें अपने आप पर निर्भर होना, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पादन से आयात को प्रतिस्थापित करने की नीति से है। सरकार ने 2 तरीकों से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया। एक तो प्रशुल्क यानी टैक्स कम कर दिया गया, दूसरा कोटा, इनका कोटा बढ़ा दिया गया। इनका अभिप्राय सकल घरेलू उत्पादन द्वारा एक वस्तु की आयात की जा सकने वाली अधिकतम सीमा को तय कर देना। मान लीजिए हमारे भारत में जो है वो किसकी आवश्यकता है? मान लीजिए कि
कीटनाशक की आवश्यकता है, कीटनाशक यानी यूरिया, यूरिया की आवश्यकता है। तो सरकार ने कह दिया कि देखो हमें आयात जो करनी है, आयात हम कितनी कर सकते हैं, मात्र 40% ही कर सकते हैं, बाकी 60% हमें अपने देश में ही बनानी है। तो आयात पर एक तरीके से क्या हो गया, प्रतिबंध लग गया, कोटा लग गया कि आप 40% से ज्यादा यूरिया इंपोर्ट नहीं कर सकते हो किसी देश से। आप 60% यूरिया जो है भारतीय लोगों से ही खरीदोगे और 40% आप दूसरे देशों से आयात कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम अपने आयात को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आयात प्रतिस्थापन के कारण क्या है, भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योग इस स्थिति में नहीं है कि वे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था से उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सके। भाई हम अमेरिका की कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर सकते ना, हमारी कंपनियां अभी विकसित हो रही है, हालांकि हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े देशों की कंपनियों के साथ कंपटीशन कर रही है, जैसे टाटा, महिंद्रा, है ना, ऐसी। ये हो गया आपका टॉपिक पूरा। ये आज हमने एनसीईआरटी, आज हमने जो पढ़ा है वो किससे पढ़ा है, फिर से बता देता हूं। किसी बच्चे को शक लग रहा है कि गुरुजी ने कहां पढ़ाया है, किससे पढ़ाया है, तो फिर बता देता हूं। एनसीईआरटी कक्षा 11 अर्थव्यवस्था बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और चैप्टर नंबर 2 है। आप इसको पढ़ लेना और इसका सार आपके सामने है। कल इसी टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, जहां हम पहली से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, 12वीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे विस्तार से। पहली से लेकर और 12वीं पंचवर्षीय योजना को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, प्लस चर्चा करेंगे कि इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या किया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों की स्थापना हुई, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना पहले समाप्त हो गई। इस तरीके के सारे क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। आज हमने एनसीईआरटी से पढ़ा है, कल हम एनसीईआरटी के बाहर का भी पढ़ेंगे। आज ये टॉपिक आपका राष्ट्रीय विकास वाला हम चर्चा कर रहे हैं, फिर राष्ट्रीय आय और फिर मानव विकास, तीनों टॉपिक अपन जो करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, इसके लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए